हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। हम सभी इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और ये इतिहास के प्रश्नों का आज 5वां लेक्चर होगा, 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये 5वां लेक्चर। देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न हैं और उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है कि खूनी रविवार की घटना क्या थी? खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो देखिए, यह घटना रूस में हुई थी। रूस जो है एक छोटे से देश जापान से युद्ध में हार जाता है और रूस की बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाते हैं। तो इससे क्रोधित होकर रूस की जनता सरकार के समक्ष आंदोलन करती है, विद्रोह करती है। तब इसके जवाब में जो रूस का सरकार इन आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। यह जो घटना थी, यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और यह जो घटना है वो 9 जनवरी 1905 को हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। देखिएगा, इसका आंसर होगा कि रूस एक छोटे से देश जापान से हार जाता है और बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे जाते हैं। रूसी सैनिक जो हैं मारे जाते हैं। इससे क्रोधित होकर रूस की जनता आंदोलन करती है। इससे क्रोधित होकर रूस की जनता आंदोलन करती है। तो रूस का शासक उन पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। जब गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। यह दिन रविवार का था। रविवार का था। इसीलिए
इस घटना को खूनी रविवार कहते हैं। खूनी रविवार कहा जाता है। यह 9 जनवरी 1905 को हुआ था। 9 जनवरी 1905 को हुआ था। देखिए क्या लिखा गया है कि रूस जो है एक छोटे से देश जापान से हार गया और उसके बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए, तो वहाँ की जनता क्रोध हो गई, आंदोलन करने लगी, क्योंकि रूस एक शक्तिशाली देश के रूप में जाना जाता था। तो इससे उसका महानता का जो भ्रम था वो टूट चुका था। तो देखिए रूस एक छोटे से देश जापान से हार जाता है और बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे जाते हैं। इससे क्रोधित होकर रूस की जनता आंदोलन करती है, तो रूस का शासक उन पर गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। यह दिन रविवार का था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। यह 9 जनवरी 1905 को हुआ था। आपको 22 जनवरी भी मिलेगा, तो कहीं कहीं पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी था और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी। तो 9 जनवरी 1905 को यह घटना हुआ था। तो देख लीजिए खूनी रविवार की घटना क्या थी, यह है। उसके बाद हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिख लेंगे, देख लीजिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। नई आर्थिक नीति, ये प्रश्न काफी बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। नई आर्थिक नीति क्या थी? नई आर्थिक नीति क्या थी? देखिएगा प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति क्या थी। तो इस पे बात करते हैं। नई आर्थिक नीति क्या थी? यह जो नई आर्थिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाया गया था, नई आर्थिक नीति जो थी यह रूस में लाई गई थी और इस नीति को, नई आर्थिक नीति को लेनिन लाया था। कौन लाया था? लेनिन। जब रूस की स्थिति कुछ बिगड़ सी गई थी, वहाँ की लोगों की जो दशा थी वो कुछ ठीक ठाक नहीं थी, तो रूस की स्थिति या रूस के लोगों की स्थिति कह लीजिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति लाया। अब देखते हैं ये नई आर्थिक नीति क्या थी। तो पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे नोट करते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में क्या था, क्या क्या था इसके नीति में, लेनिन की नीति में। तो देखिएगा लिख लेंगे कि यह नीति रूस में लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में लाई गई थी। इस नीति में निम्न प्रावधान शामिल थे। निम्न प्रावधान शामिल थे। इसका मतलब इसमें क्या क्या पॉइंट था, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या था, पॉइंट लिख लेते हैं कि किसानों से, पहला पॉइंट है कि किसानों से अनाज के स्थान पर
अनाज के स्थान पर एक निश्चित कर लेना शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि जमीन राज्य की होगी लेकिन व्यवहार में इसका उपयोग किसान करेंगे। कौन करेंगे? किसान करेंगे। नेक्स्ट था उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण किया गया और निजी उद्योग थे, निजी उद्योगों में 20 से कम श्रमिक का प्रावधान किया गया। प्रावधान का मतलब नियम होता है, प्रावधान किया गया और विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। सीमित तौर पर विदेशी पूंजी भी शामिल किया गया, आमंत्रित किया गया। देख लीजिए कुछ इस तरीके से प्रावधान है। तो अब हम लोग क्या क्या बात किए हैं कि नई आर्थिक नीति क्या थी। तो यह नीति रूस में लेनिन के द्वारा 1921 में लाई गई थी। इस नीति में निम्न प्रावधान शामिल थे जो इस प्रकार हैं। अब इसको देख लीजिए एक बार कि किसानों से अनाज के स्थान पर एक निश्चित कर लेना शुरू किया गया। जमीन राज्य की होगी लेकिन व्यवहार में इसका उपयोग किसान करेंगे, ऐसा व्यवस्था किया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब उद्योगों को कई श्रेणियों में बांटा गया। लोगों का समूह बनाया गया कि लोग समूह में उद्योग चलाएंगे। उसके बाद निजी उद्योगों में 20 से कम श्रमिक का प्रावधान किया गया, मतलब अगर किसी को निजी उद्योग धंधे चलाने हैं तो उसमें कम से कम 20 श्रमिक होने चाहिए, 20 मजदूर होने चाहिए, 20 से अधिक नहीं होने चाहिए। एक कंडीशन लगाया गया। उसके बाद विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, समय समय पर किसानों को और मजदूरों को ऋण मिल सके। उसके बाद सीमित तौर पर विदेशी पूंजी भी आमंत्रित किया गया। विदेशी पूंजी जो है उसको भी लाया गया, लेकिन सीमित तौर पर पूरे तरीके से उसको खोल करके नहीं, सीमित तौर पर क्या है, विदेशी पूंजी को आमंत्रित किया गया। तो देखिए अभी हम लोग 2 प्रश्न पर चर्चा किए। खूनी रविवार की घटना क्या थी, ये है, और दूसरा है नई आर्थिक नीति क्या थी। तो नई आर्थिक नीति देख लीजिए, ये है। अब एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तो एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत
खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की चर्चा करें। खिलाफत आंदोलन की चर्चा करें। देखिए, समझिए कि ये खिलाफत आंदोलन कहाँ हुई थी और क्यों हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 से 1918 तक चला था, उसके बाद क्या है कि इंग्लैंड जो है तुर्की को अपने कब्जे में कर लेता है और उस पर अधिकार कर लेता है और उसके शासक को, तुर्की के शासक को वहाँ से हटा देता है, वहाँ से हटा देता है। और तुर्की के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र और शामिल थे, उन सभी क्षेत्रों को, तुर्की के जो अंतर्गत जो क्षेत्र थे उसको भी अपने अंदर शामिल कर लिया था और तुर्की का जो शासक था उसको वहाँ से हटा दिया था, उसके पद से हटा दिया था। चूंकि तुर्की का जो शासक था वो पूरे इस्लामिक जगत का खलीफा होता था। खलीफा का मतलब होता है धार्मिक गुरु। तुर्की का जो शासक था वो पूरे इस्लामिक जगत का धार्मिक गुरु माना जाता था। तो जितने भी मुसलमान थे उन्हें यह घटना अपमानजनक लगी और भारत के जो मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान जो थे, उन्हें भी यह ठीक नहीं लगा। तो भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के शासक को उसके अधिकार को पुनः वापस देने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर दिए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए। वही जो आंदोलन है खिलाफत आंदोलन कहलाया। इनके द्वारा शुरू किया गया इस आंदोलन को गांधी जी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया था। और बाद में हालांकि ब्रिटेन की तरफ से इस मुद्दे पर कोई खास परिवर्तन नहीं लाया गया था। तो जो आंदोलन हुआ है यह खिलाफत आंदोलन, इस पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ था। इसको एक बार देख लीजिए, लिखेंगे कैसे। इसको लिखेंगे कि जब इंग्लैंड तुर्की को अपने कब्जे में लेकर तुर्की को अपने कब्जे में लेकर तुर्की के शासक को हटा देता है। तुर्की के शासक को हटा देता है। चूंकि तुर्की का शासक इस्लामिक जगत का खलीफा हुआ करता था, खलीफा माना जाता था। खलीफा का मतलब होता है धर्मगुरु, माना जाता था। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए। इन्हें गांधी जी तथा
कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ। यह आंदोलन 1920 में हुई थी। देख लीजिए क्या लिखा गया है कि इंग्लैंड जब तुर्की को हरा देता है और तुर्की को अपने कब्जे में ले लेता है, वहां के शासक को हटा देता है, तो उससे नाराज होकर के जितने भी मुसलमान थे भारत के, उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। वही आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो देख लीजिए, जब इंग्लैंड तुर्की को अपने कब्जे में लेकर तुर्की के शासक को हटा देता है, चूंकि तुर्की का शासक इस्लामिक जगत का खलीफा माना जाता था, इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए। इन्हें गांधी जी तथा कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। यह आंदोलन 1920 में हुई थी। तो ये कुछ जो है खिलाफत आंदोलन के बारे में है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता। प्रश्न क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रश्न क्या है, गांधी इरविन समझौता से आप क्या समझते हैं? तो थोड़ा इसके बारे में समझिए कि यह समझौता क्यों हुआ था। तो देखिए, गांधी जी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, और वह जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो काफ़ी व्यापक स्तर पर था, बड़े स्तर का आंदोलन था। यह आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड इरविन ने, जो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया। उसे ही गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौता के अंतर्गत क्या हुआ कि लॉर्ड इरविन चाहता था कि जो व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है उसको रोक दिया जाए। वहीं गांधी जी चाहते थे कि जितने भी राजनीतिक कैदियों को जेल में बंद करके रखा गया है उन्हें वापस छोड़ दिया जाए। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए, व्यापकता का मतलब होता है बड़े स्तर को देखते हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए लॉर्ड इरविन जो समय भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड इरविन गांधी जी के साथ एक समझौता करता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं।
यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी। 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। इस समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया गया तथा गांधी जी की मांग राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया। देख लीजिए क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, गांधी जी जो शुरू किए थे 1930 में, वो काफी व्यापक स्तर पर हुआ था। तो उस आंदोलन को बंद करने के लिए लॉर्ड इरविन जो है गांधी जी के साथ समझौता करता है और वो चाहता है कि आंदोलन बंद हो जाए। तो वहीं गांधी जी चाहते हैं कि आंदोलन अगर बंद होता है तो मेरा मांग है कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। और भी कई मांग थे गांधी जी के। तो देख लीजिए क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए लॉर्ड इरविन गांधी जी के साथ एक समझौता करता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। यह समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। इस समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया गया तथा गांधी जी की जो मांग थी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया। यह समझौता जो है गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुई थी, इसलिए इस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो देख लीजिए अभी क्या क्या बात हुई। अभी हम लोग बात किए खिलाफत आंदोलन पर, कि खिलाफत आंदोलन की चर्चा करें, ये था। और गांधी इरविन समझौता इसे आप क्या समझते हैं? तो गांधी इरविन समझौता ये है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर इसको हम लोग छुटा करके दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां जो क्वेश्चन है, आज का 5वां क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन पर संक्षिप्त में चर्चा करें। क्या है कि चंपारण आंदोलन पर संक्षिप्त में चर्चा करें। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं है, एक अच्छा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आता है यहाँ से, लेकिन यह प्रश्न संक्षिप्त में बोला। ये अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, तो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं इसमें संक्षिप्त में कि आंदोलन था क्या। बिहार के चंपारण जिला जो है, वहाँ पर जो किसान लोग थे उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा था। देखिए वो कह रहा था कि जो किसान थे चंपारण के, उन्हें यह कहा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा कि नील की खेती करो, तुम लोग नील की खेती करो। अब ये जो किसान थे चंपारण के, वे लोग नील की खेती करते थे,
इससे होता क्या था कि जो मिट्टी होती थी वो मिट्टी की उर्वरता शक्ति नील की खेती करने से नष्ट हो जाती थी। अब जो चंपारण के लोग थे, किसान थे, इन लोगों ने क्या किया, आवाज़ उठानी शुरू की, लेकिन इनके आवाज़ को दबा दिया गया। इन्हें कहा जाता था कि 20 हिस्सा में 3 हिस्से पर नील की खेती करना होगा। यही कारण था, ये इसे 3 कठिया प्रणाली भी कहते थे कि 20 भाग में 3 भाग पर नील की खेती करना होता था। जब ये समस्या से काफ़ी परेशान थे ये सभी, तो यहीं के एक नेता गांधी जी से मिलते हैं। लखनऊ समझौता के दौरान 1916 में राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल जो हैं गांधी जी को चंपारण की समस्या को देखने के लिए और इस समस्या को सुलझाने के लिए आमंत्रित करते हैं, और गांधी जी आकर के यहाँ के किसानों की दशा को देख करके आंदोलन करते हैं और इनकी स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं, और वो इस प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग को थोड़ा संक्षिप्त में ही लघु तरीके के दृष्टिकोण से ही इसका चर्चा करना है। तो देखते हैं अब इसको लिखेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर होगा, देखिए क्या होगा। चंपारण जिले में किसानों से 3/20 भाग पर, 3/20 भाग मतलब 20 में 3 भाग, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती करनी होती थी। इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती थी। इसके बावजूद भी किसानों को मजबूरन यह कृषि करना होता था। जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उन्हें यहाँ की समस्या बताई, तब गांधी जी अपने नेतृत्व में किसानों के लिए आंदोलन किए। किसानों के लिए आंदोलन किए। और उनका यह आंदोलन सफल भी
हुआ। देखिए क्या बोला जा रहा है कि चंपारण जिले में लोगों की काफ़ी समस्या थी। उन्हें नील की खेती ज़बरदस्ती करने को कहा जाता था। अगर वो बोलते थे कि नील की खेती हम नहीं करेंगे तो ज़बरदस्ती उनको धमकी दिया जाता था कि यदि तुम नहीं करोगे तो टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारी ज़मीनें हड़प ली जाएंगी। तो इसी कारण मजबूरी बस उन्हें ये काम करना पड़ता था। फिर जब गांधी जी को पता चला, गांधी जी आए तो उन्होंने आंदोलन किया और इस आंदोलन में वे सफल भी हुए और लोगों की जो समस्याएं थी उस समस्याओं से सभी को राहत मिली और वे सभी किसान अपने अपने मन के मुताबिक अब अपने खेतों में कृषि कर सकते थे। तो देखिए क्या लिखा गया है कि चंपारण जिले में किसानों से 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। देखिए नील की खेती जो है, इससे होता क्या था कि नील की खेती से कि नील का उपयोग कृत्रिम रंग बनाने में उपयोग किया जाता है, तो केमिकल वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसके कारण भूमि की जो उर्वरता शक्ति है, मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। तो चंपारण जिले में किसानों से 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती थी। इसके बावजूद भी किसानों को मजबूरन यह कृषि करना होता था। जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उन्हें यहाँ की समस्या बताई, तब गांधी जी अपने नेतृत्व में किसानों के लिए आंदोलन किए और उनका यह आंदोलन सफल भी हुआ। ये जो चंपारण आंदोलन था, लास्ट में आप लिख सकते हैं कि यह जो चंपारण आंदोलन था यह 1917 में हुआ था। यह जो आंदोलन है वो कब हुआ? वो 1917 में हुआ था। यह आंदोलन 1917 में हुआ था। 17 में हुआ था। ये था चंपारण आंदोलन। देख लीजिए अभी जो है, अभी हम लोग इतिहास के आज 5 प्रश्नों पर चर्चा किए। तो उम्मीद करते हैं कि आज जिन प्रश्नों पर चर्चा किए हैं वो आप सभी को बेहद तरीके से समझ में आया होगा। तो देख लीजिए एक बार, और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।